चैप्टर 19 क्रॉसिंग द ब्रिज। सनी अवेकेंड एकेडमी के बहुत बड़े, लाल और बेहद मजबूत गेट्स के सामने खड़ा था। ये गेट्स ऐसे लग रहे थे जैसे कभी टूट ही नहीं सकते। असल में एकेडमी शहर के अंदर एक और शहर जैसी थी। इसे एक किले की तरह बनाया गया था। ऊंची दीवारें जो मजबूत एलॉय, बहुत कठोर धातु से बनी थीं। दीवार के बाहर गहरी खाई, मोट और कई बड़े टरेट्स, भारी हथियार वाली बंदूकें सही जगहों पर लगी हुई थीं ताकि आसमान से होने वाले हमले भी रोके जा सकें। कोई भी नाइटमेयर क्रीचर, यहां तक कि बहुत बड़े टाइटन भी इसकी सुरक्षा तोड़ नहीं सकते थे। यह जगह किसी लेजेंड से कम नहीं थी। बहुत सारे पॉपुलर वेबटून्स, यूथ ड्रामास और नॉवेल्स की कहानियां इसी दीवार के अंदर होती थीं। युवा अवेकेंड हीरोज की एडवेंचर्स, राइवलरीज और रोमांटिक उलझनें आज के एंटरटेनमेंट का बड़ा हिस्सा थीं। सन्नी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह खुद भी इनमें से एक बनेगा। लेकिन असलियत मीडिया से काफी अलग होती है। और वैसे भी उसे यहाँ सिर्फ 4 हफ्ते रहना था। उसके बाद ड्रीम रियल में जाना था। किसी भी तरह की रोमांटिक उलझन के लिए समय ही नहीं था, और वह चाहता भी नहीं था। उसे सरवाइव करना सीखना था, बेकार की चीजों में समय नहीं गंवाना था। धीरे धीरे बर्फ गिर रही थी। एकेडमी के गेट्स के सामने ठंड और सन्नाटा था। सन्नी के अलावा वहां सिर्फ एक और व्यक्ति था, शायद एक नया स्लीपर। वह एक लंबी और पतली लड़की थी, लगभग उसकी उम्र की। उसकी आंखें साफ ग्रे थीं और चेहरे पर एक अलगसा, शांत भाव था। उसके बाल अजीब से सिल्वर वाइट थे, छोटे कटे हुए और साइड में करीने से सेट। सनी की तरह वह भी पुलिस इशूड ट्रैकसूट पहने थी और उसके पास कोई निजी सामान नहीं था। उसके सिर पर पुराने स्टाइल के हेडफोन्स थे। वह आराम से म्यूजिक सुन रही थी। उस सिल्वर हेयर्ड लड़की में कुछ अलगसी वाइब थी, जैसे वह दुनिया से थोड़ी अलग हो। वह आत्मविश्वासी और खुद पर निर्भर लग रही थी, लेकिन थोड़ी अकेली भी। सन्नी ने बात शुरू करने का नहीं सोचा। कौन जानता था कि उसका फ्लॉ उसे किस मुसीबत में डाल दे। बेहतर था कि वह चुप रहे। उसने लड़की को देखा और मन ही मन सोचा, पता नहीं इसका फ्लॉ क्या होगा। आखिरकार गेट्स खुलने लगे। बहुत मोटी मेटल की शीट नीचे उतरने लगी और एक लंबा पुल बन गया। सन्नी ने आगे देखा, मन में पक्का इरादा लिए। मास्टर जेट के आखिरी शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। एकेडमी की तरफ जाते हुए सन्नी ज्यादा नहीं बोला। वह जेट के पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल पीटीवी की खिड़की से बाहर शहर को देख रहा था। यह पहली बार था जब वह पीटीवी में बैठा था। शहर के ज्यादातर लोग तो ऐसी गाड़ी खरीदने का सपना भी नहीं देख सकते थे। वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते थे। वह 1-2 बार पुलिस क्रूजर की पीछे वाली सीट पर बैठा था, लेकिन वह अनुभव बिल्कुल अलग था। कुछ देर बाद मास्टर जेट ने उसकी तरफ देखा और कहा, हम दोनों आउटस्कर्ट्स से आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें 3 सलाह दूंगी। मानना या न मानना तुम्हारी मर्जी। सन्नी उसकी तरफ मुड़ा। पहली बात, एकेडमी में रजिस्टर होने के बाद वे तुम्हें फिर से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देंगे। और अगर तुम नाइटमेयर के अपने अनुभव और अप्रेजल की डिटेल्स बताओगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। शायद एक सोल शार्ड, शायद उससे भी ज्यादा। सन्नी ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या आप मुझे फिर से साइकियाट्रिस्ट के पास भेजना चाहती हैं? जेट ने सिर हिलाया। नहीं, मैं कह रही हूं मना कर देना। सन्नी हैरान हुआ। क्यों? जेट ने थोड़ी देर रुककर कहा, ड्रीम रियल में सिर्फ नाइटमेयर क्रीचर्स ही खतरा नहीं हैं। जब तुम ताकतवर बनोगे, इंसान भी उतने ही खतरनाक होंगे।
जितना कम लोग तुम्हारे एस्पेक्ट के बारे में जाने उतना बेहतर। सनी समझ गया। सबसे आसान तरीका किसी ताकतवर अवेकेंड को हराने का है उसके फ्लॉ का इस्तेमाल करना। इसलिए एकेडमी में नए बच्चों को अलग अलग तरीकों से एनकरेज किया जाता है कि वे अपने एस्पेक्ट्स की डिटेल्स शेयर करें। मैं यह नहीं कह रही कि सरकार तुम्हारी जानकारी लीक करेगी, लेकिन जब दो लोग कोई राज जानते हैं तो वह राज नहीं रहता। यह बात समझ में आती थी। धन्यवाद मास्टर जेट। जेट ने हल्का सा सिर हिलाया। दूसरी बात, वहां बहुत सारे कोर्सेस होंगे। अलग अलग तरह की कॉम्बैट ट्रेनिंग, नाइटमेयर क्रीचर की कैटेगोरीज और उनकी कमजोरियां, सोर्सरी की बेसिक जानकारी, आर्टिफैक्ट स्टडी वगैरह। सनी थोड़ा घबरा गया। वह पहले ही सोच रहा था कि कौन सा वेपन सीखे। 4 हफ्ते किसी भी हथियार में माहिर बनने के लिए काफी नहीं थे, लेकिन कम से कम बेसिक्स तो सीख सकता था। जेट बोली, इन सबको छोड़ दो। तुम्हारे पास सिर्फ एक कोर्स के लिए समय है, विल्डरनेस सर्वाइवल। सन्नी ने पलकें झपकाईं। क्या? जेट ने उसकी तरफ देखा। शहर के बच्चों को स्कूल और ट्यूटर्स से बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन हमें वह फायदा नहीं मिला, है ना? नाइटमेयर में तुम्हारी जान को सबसे बड़ा खतरा किससे था? सन्नी ने सोचा। सबसे खतरनाक तो टायरेंट और ऑरो ऑफ द नाइन थे, लेकिन असल में उसे लगभग किसने मार दिया था? ठंड। जेट मुस्कुराई। सही, तुम शहर में सरवाइव करना जानते हो, लेकिन ड्रीम रियल्म ज्यादातर जंगल है। क्या तुम आग जलाना जानते हो? खाना ढूंढना, सुरक्षित जगह ढूंढना नहीं। मॉन्स्टर्स से लड़ना जरूरी है, लेकिन अगर तुम भूख या मौसम की मार से मर गए तो सब बेकार है। मुझ पर भरोसा करो, मैंने यह मुश्किल तरीके से सीखा है। सन्नी ने सिर झुका लिया। यह बात इतनी साफ थी, लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं। इंसान का दिमाग ऐसा ही होता है, जब वह एक तरह की जिंदगी का आदी हो जाता है तो उसके बाहर सोचना मुश्किल होता है। तभी मास्टर जेट ने गाड़ी रोकी। दोनों बाहर निकले। सन्नी कुछ पल के लिए उन विशाल मेटल गेट्स को देखकर चुप रह गया। यही था मशहूर अवेकेंड एकेडमी। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाला। यहीं तक, जेट ने कहा। मैंने उन्हें खबर कर दी है। कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। उसकी आइसी ब्लू आंखों में कुछ गहरा और उदास था। सन्नी को अचानक ठंडसी महसूस हुई। तीसरी सलाह क्या है? जेट ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, ड्रीम रियल्म में कोई अकेला सरवाइव नहीं कर सकता। यह राय नहीं, सच्चाई है। अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करना, चाहे वे तुम्हारे साथ अच्छे न हों। यह तुम्हारी जान बचा सकता है। फिर वह मुस्कुराई और उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तक तुमने अच्छा सरवाइव किया है। आगे भी खुद को जिंदा रखना। वह वापस पीटीवी में बैठी और चली गई। बस ऐसे ही। मेटल ब्रिज नीचे गिरकर जमीन के ग्रूव्स में अटक गया और कुछ तेज क्लिक की आवाज के बाद रुक गया। सन्नी ने आगे देखा और सोचा कि अगले 4 हफ्तों में उसे कैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। अपने फ्लॉ और एस्पेक्ट को छुपाना है, जंगल में सरवाइव करना सीखना है और बाकी स्लीपर्स के साथ अच्छा व्यवहार करना है। सुनने में तो मुश्किल नहीं लगता, लेकिन उसे अंदर से लग रहा था कि ये 4 हफ्ते उसके फर्स्ट नाइटमेयर जितने कठिन होंगे, शायद उससे भी ज्यादा। जैसे उसे इन सब बातों की कोई चिंता ही नहीं हो। सिल्वर हेयर्ड लड़की आगे बढ़ी और पुल पर कदम रख दिया। सन्नी ने गहरी सांस ली और मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ा।
चैप्टर 20 आउटकास्ट वंस अगेन। स्लीपर वाला हिस्सा एकेडमी के कंपाउंड में छोटा था और दक्षिण तरफ बना हुआ था। उसके चारों ओर ट्रेनिंग फील्ड्स और पार्क्स थे। यह एक नीची मॉडर्न बिल्डिंग थी जो मजबूत रीइंफोर्स्ड मटेरियल्स, बहुत मजबूत निर्माण सामग्री से बनी थी। एकेडमी की बाकी इमारतों की तरह इसका ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे था, ऊपर सिर्फ 2-3 मंजिल दिखती थीं। इसकी सफेद साफ अलॉय की दीवारें और बड़ी खिड़कियां थीं। गर्मियों में चारों तरफ हरियाली के बीच यह बहुत सुंदर लगती होगी। अंदर से बिल्डिंग खुली और रोशनी से भरी हुई थी। सन्नी और सिल्वर हेयर्ड लड़की को एक बड़े हॉल में ले जाया गया, जहां करीब 100 के आसपास लड़के लड़कियां पहले से मौजूद थे, वही नए स्लीपर्स, जिनका समय भी उतना ही खराब था जितना इन दोनों का। ज्यादातर लोग नर्वस, टेंस और एक्साइटेड थे। एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए व्यवस्था करना हमेशा मुश्किल रहता था, क्योंकि स्पेल कब और किसे इन्फेक्ट कर दे, यह कभी तय नहीं होता था। कुछ स्लीपर्स को ड्रीम रियल्म के लिए 1 साल मिलता था, कुछ को कुछ महीने और कुछ को सिर्फ कुछ दिन। इसीलिए इंडक्शन सेरेमनी साल की शुरुआत में हर महीने होती थी, और जब विंटर सॉल्स्टाइस, सर्दियों का सबसे छोटा दिन, पास आता, तो हर हफ्ते। कुछ स्लीपर्स कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, जबकि सन्नी तो बस कुछ घंटे पहले ही लाया गया था। हॉल में घुसते ही सन्नी ने 2 बातें समझ लीं। पहली, लगभग हर कोई अच्छे कपड़े पहने था और उनके पास सूटकेस, डफल बैग या कम से कम बैकपैक था। वे अपने घर से आए थे, परिवार ने भेजा था। जबकि सन्नी और सिल्वर हेयर्ड लड़की खाली हाथ थे, सिंपल पुलिस इशूड ट्रैकसूट में। वे आम नहीं बल्कि अलग और ध्यान खींचने वाले थे। हाँ, समझ में आता है। दूसरी, मास्टर जेट सच में विनम्र नहीं बन रही थीं जब उन्होंने खुद को अवेकेंड के हिसाब से एवरेज कहा था। यहाँ मौजूद ये युवा लोग अभी बस शुरुआत कर रहे थे, फिर भी सब बेहद आकर्षक, स्वस्थ और चमकते हुए लग रहे थे। सनी ने गला सूखा महसूस किया। फिर भी मुझे लगता है कोई भी उनकी बराबरी नहीं करता। वह परफेक्ट नहीं है, लेकिन पता नहीं, उनकी प्रेजेंस अलग है। जैसे उनके कमरे में आते ही शैडोज गहरी हो जाएं और तापमान थोड़ा कम हो जाए। क्या यही फर्क है स्लीपर और मास्टर में? लेकिन ये सब सोचकर वह असली परेशानी टाल रहा था। उसे पता था कि असली मुश्किल क्या है। वह झूठ नहीं बोल सकता था। और यहाँ मौजूद हर स्लीपर एक ही काम करना चाहता था, बात करना। हर कोई अपने नाइटमेयर की कहानी बताना चाहता था, ड्रीम रियल्म के बारे में बात करना चाहता था, सवाल पूछना और जवाब देना चाहता था। कोई सीरियस बात या बस बेकार की चिट-चैट, हर कोई शेयर करना चाहता था। यह तो नाइटमेयर है। सन्नी ने मन ही मन कहा। मैं गया काम से। उसने दांत भींचे। इसे ट्रायल का हिस्सा समझ। ब्लैक माउंटेन सरवाइव किया है तो यह भी कर लेगा। उसने हीरोज, विलन्स, मॉन्स्टर्स और गॉड्स का सामना किया था। क्या वह कुछ टीनेजर्स से डरेगा? शायद उसने टीनेजर्स को हल्के में ले लिया। आधे घंटे में लगभग पूरे कमरे के लोग उससे नफरत करने लगे। कुछ छोटी छोटी बातों के बाद सन्नी की इमेज बन गई बदतमीज, गंदी जुबान वाला और परवर्ट। कुछ ने उसे थप्पड़ मारे, एक ने मुक्का भी मारा। उसे अपने बारे में नई बातें भी पता चलीं कि अंदर से वह रूड, एरोगेंट और थोड़ा ज्यादा लस्टफुल है। बातचीत कुछ ऐसी होती थी। इतने सारे लोग हैं। तुम्हें क्या लगता है कितने ड्रीम रियन से लौटेंगे? कितने मरेंगे? हमारी चांसेस क्या हैं? पता नहीं, लेकिन तुम जैसे घमंडी बेवकूफ तो सबसे पहले मरोगे। या
मुझे नाइटमेयर में आर्मोर टाइप मेमोरी मिली है। एन्चांटेड रोब है। देखना चाहोगे? असल में मैं तुम्हें बिना रोब के देखना पसंद करूंगा। या कुछ घटिया लोग लाशों से चीजें चुरा रहे थे। जूते तक ले लिए। कौन ऐसा घटिया इंसान होगा जो मरे हुए आदमी के जूते ले? मैंने एक बार एक आदमी को मारा और उसके बूट्स ले लिए। अच्छे बूट्स थे। क्या तुमने बूट्स के लिए किसी को मार दिया? नहीं। और भी कारण थे। उसका क्लोक भी लिया था। आखिरकार सन्नी को अकेला छोड़ दिया गया। लोग उससे बचने लगे। वह एक कोने में खड़ा हो गया। उसके चेहरे में दर्द था, नाक से खून टपक रहा था। ग्रुप से अलग होना उसके लिए नया नहीं था, लेकिन फिर भी दर्द हुआ। फिर भी वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इस सब के बीच उसने एक जरूरी बात खोज ली थी। वह अपने फ्लॉ को कंट्रोल करना सीख रहा था। अगर कोई उससे सवाल पूछता तो वह चुप नहीं रह सकता था। झूठ भी नहीं बोल सकता था। लेकिन उसने पाया कि थोड़ी प्रैक्टिस से वह यह तय कर सकता है कि सच किस तरह बाहर आए। ऐसा होता था, सवाल मिलते ही उसका दिमाग एक सच्चा जवाब बना देता। फ्लॉ उसे वह जवाब बोलने पर मजबूर करता। अगर वह चुप रहता तो पहले दबाव फिर तेज दर्द होता। जितनी देर चुप रहता दर्द बढ़ता। आखिरकार उसे बोलना पड़ता। लेकिन सवाल और जवाब बोलने के बीच के छोटे से समय में वह शब्द बदल सकता था। जितना ज्यादा वह असली सोच से हटता उतना ज्यादा दर्द होता। जवाब सच्चा होना जरूरी था, लेकिन सीधे सीधे नहीं। जैसे अगर मास्टर जेट उसे घूरते पकड़ लेती और पूछती कि वह क्या देख रहा है, तो वह थोड़ा दर्द सहकर बस कह सकता था, यह सच होता। लेकिन असर अलग होता। कोने में खड़े होकर सन्नी ने ग्रिन किया। यह अच्छा है। यह काम आ सकता है। झूठ बोले बिना भी इंसान धोखा दे सकता है। कभी कभी सच ही सबसे अच्छा हथियार होता है। सच अगर चालाक दिमाग से इस्तेमाल किया जाए तो झूठ जितना ही भटका सकता है। जैसे उसने बूट्स वाली बात में कहा, उसने सच में बूट्स लिए थे और सच में क्लोक भी लिया था। लेकिन असली वजह थी कि उस आदमी ने कुछ घंटे पहले उसे कोड़े मारे थे और वह वैसे भी मर रहा था। क्लोक का हत्या से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जिस तरह उसने बात कही, उससे गलत इंप्रेशन बना। दो सच्ची बातें मिलकर झूठ जैसा असर दे सकती हैं। यह बस शुरुआत थी। मेहनत और सोच से वह और भी तरीके बना सकता था। अब समय था अपनी थ्योरी को इस्तेमाल करने का। उसका मेन गोल साफ था, कोई भी उसका ट्रू नेम न जाने। इसके लिए उसे खुद को सबसे कमजोर, सबसे बेकार स्लीपर दिखाना था। ऐसा इंसान जिसे कभी पॉजिटिव अप्रेजल न मिले, डिवाइन एस्पेक्ट और ट्रू नेम तो दूर की बात। लेकिन वह सीधे ऐसा कह नहीं सकता था, क्योंकि वह झूठ होता। तो फिर कैसे सबको यकीन दिलाए कि उसके पास कोई खास एस्पेक्ट या रिकॉर्ड नहीं है? उसकी नजर एक ग्रुप पर गई। 5-6 स्लीपर्स एक लंबे, आत्मविश्वासी युवक के आसपास खड़े थे। उस युवक के ब्राउन बाल थे, चेहरा हैंडसम और नरम था। आंखें हरी थीं, उनमें दोस्ताना चमक थी। उसकी बॉडी और पॉस्चर से लगता था कि उसने बहुत ट्रेनिंग ली है। वह नोबिलिटी और ताकत से भरा हुआ लगता था। उसी समय उसके साथियों में से एक हैरानी से बोला, असेंडेड, तुम्हें असेंडेड एस्पेक्ट मिला। तुम्हारा अप्रेजल क्या था? युवक ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, बस एक्सलेंट। सन्नी ऐसे उनके पास जाकर रुका जैसे गलती से रुक गया हो।
जवाब सुनकर उसने तिरस्कार से भौहें सिकोड़ लीं। फिर पूरी हैरानी भरी आवाज में बोला, असेंडेड एक्सलेंट। बस इतना? इसमें बड़ी बात क्या है?